साल 2023 से सूडान एक ऐसे गृह युद्ध में फंसा हुआ है जिसे आज की दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम चर्चा में रहने वाला मानवीय संकट कहा जा सकता है। ये युद्ध सूडान की आधिकारिक सेना, जिसे सूडानी आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है, और एक ताकतवर अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच चल रहा है। ये संघर्ष किसी बाहरी आक्रमण का परिणाम नहीं है, न किसी धार्मिक या सांप्रदायिक विभाजन से पैदा हुआ है। दोनों पक्षों का नेतृत्व मुस्लिम नेताओं के हाथ में है और देश की अधिकांश आबादी भी मुस्लिम है। इसके बावजूद ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसकी जड़ें धर्म में नहीं बल्कि सत्ता, राजनीतिक वर्चस्व और संसाधनों पर नियंत्रण की गहरी लड़ाई में छिपी हुई है। 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सूडान की त्रासदी वैश्विक विमर्श में वो स्थान नहीं बना पाई है जिसकी वो हकदार है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी कभार बयान जरूर आते हैं, लेकिन जमीनी हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसीज के अनुसार सूडान इस समय दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है। अनुमान है कि इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोग भुखमरी या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, बल्कि इनके पीछे टूटे हुए परिवार, उजड़े हुए शहर और खत्म होती हुई जिंदगियां हैं। सूडान के कई हिस्सों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टर्स की भारी कमी है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। स्कूल बंद पड़े हैं, जिससे एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अधर में लटक गया है। महिलाएं और बच्चे इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हिंसा, विस्थापन और कुपोषण ने उनके जीवन को असहनीय बना दिया है। इसके बावजूद सूडान का ये संकट वैश्विक मीडिया और जनचर्चा में सीमित स्थान ही पा सका है। तो वहीं इस गृह युद्ध की जड़ें सूडान के हालिया राजनीतिक इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई हैं। दशकों तक देश पर उमर अल बशीर का शासन रहा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सख्त और तानाशाही प्रवृत्ति वाला शासक माना जाता था। साल 2019 में देश भर में व्यापक जन आंदोलन हुए, जिनका समर्थन अंततः सेना और अर्धसैनिक बलों को भी मिला। इस बदलाव के चलते उमर अल बशीर को सत्ता से हटा दिया गया। उस समय ये उम्मीद जगी थी कि सूडान लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा और एक न्यायिक राजनीतिक अध्याय शुरू होगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद ये साफ हो गया कि पुरानी व्यवस्था के जाने के साथ ही नई समस्याएं जन्म ले चुकी हैं। सूडानी नेता और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो पहले एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट थी, अब सत्ता के बंटवारे को लेकर आमने सामने आ गई हैं। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ता गया और राजनीतिक संक्रमण की प्रक्रिया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः यही तनाव खुले संघर्ष में बदल गया, जिसने पूरे देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। एक तरफ सूडानी नेता के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान हैं, जिनके पास पारंपरिक सैन्य ढांचा, भारी हथियार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता है। दूसरी ओर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमती के नाम से जाना जाता है, जिनकी ताकत उनके विशाल लड़ाकों के नेटवर्क और कई क्षेत्रों में मजबूत स्थानीय प्रभाव पर आधारित है। दोनों नेताओं के बीच ये सवाल लगातार टकराव का कारण बना रहा है कि सूडान की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होगी। लोकतांत्रिक शासन की दिशा में बढ़ने की संभावना इसी संघर्ष में दब कर रह गई। तो वहीं इस युद्ध को केवल 2 सैन्य ताकतों के बीच की लड़ाई मानना, इसकी जटिलता को कम करके आंकना होगा। सूडान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है। विशेष रूप से यहाँ सोने के बड़े भंडार पाए जाते हैं। इन संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई ने संघर्ष को और भड़काने का काम किया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि संसाधनों से जुड़ी यही प्रतिस्पर्धा इस युद्ध के पीछे एक अहम कारण है। जहां भी मूल्यवान संसाधन होते हैं, वहां घरेलू सत्ता संघर्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हित भी सक्रिय हो जाती है। तो वहीं हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी सैन्य हस्तक्षेप समिति दिखाई देता है, लेकिन कूटनीतिक समर्थन, हथियारों की आपूर्ति और आर्थिक हितों को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इस वजह से सूडान का गृह युद्ध केवल एक आंतरिक संकट नहीं रह जाता, बल्कि ये व्यापक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाता है। क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार मार्ग और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे संघर्ष को और जटिल बना देते हैं। तो वहीं इस लंबे और हिंसक संघर्ष का सबसे भयावह प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ा है। विस्थापन की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसे हाल के सालों का सबसे बड़ा आंतरिक और सीमा पार पलायन संकट माना जा रहा है। लाखों लोग चाड, दक्षिण सूडान और अन्य पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। जो लोग देश के भीतर ही विस्थापित हैं, उनके पास न तो पर्याप्त भोजन है और न ही सुरक्षित आश्रय। राहत एजेंसीज को भी लगातार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
जिससे मदद जरूरतमंदों तक समय पर नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठता है कि वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया इतनी सीमित क्यों रही है। क्यों कुछ संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय बहस और भावनात्मक अपील का केंद्र बन जाते हैं, जबकि सूडान जैसे बड़े संकट अपेक्षाकृत अनदेखे रह जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीडिया की प्राथमिकताएं, भू राजनीतिक हित और सरल नैरेटिव की अनुपस्थिति इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। सूडान का संघर्ष जटिल है, इसमें कोई आसान खलनायक या नायक नहीं है और शायद यही वजह है कि ये व्यापक जन भावनाओं को उसी तरह झंझोर नहीं पाता। ये भी जरूरी है कि सूडान की हिंसा को किसी एक धर्म या समुदाय की पहचान से जोड़कर न देखा जाए। ऐसा करना वास्तविक कारणों से ध्यान हटाने जैसा होगा। इतिहास ये बताता है कि जब राजनीतिक संस्था कमजोर पड़ते हैं, सत्ता संतुलन बिगड़ता है और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष बढ़ता है, तब गृह युद्ध जन्म लेता है। सूडान का संकट भी इसी राजनीतिक विफलता और सत्ता संघर्ष का परिणाम है, न कि किसी धार्मिक विचारधारा का। अंततः सूडान की स्थिति पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मानवीय संवेदना क्या वास्तव में सार्वभौमिक है या फिर वो चुनिंदा संकटों तक ही सीमित रह जाती है। लाखों लोगों का जीवन दांव पर लगा है और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, क्षेत्रीय शक्तियां और वैश्विक संस्थाएं समय रहते ठोस कदम नहीं उठाती तो ये संकट और गहराता जाएगा। सूडान की त्रासदी केवल एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस वैश्विक व्यवस्था का प्रतिबिंब है जहां कुछ पीड़ाओं को प्रमुखता मिलती है और कुछ को चुपचाप नजरअंदाज कर दिया जाता है।